हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत मित्तल, केमिस्ट्री फैकल्टी एट रेजोनेंस। तो बच्चों, आज हम यहाँ पर आईजेएसओ का पेपर डिस्कस कर रहे हैं जिसका कोड है 54। तो कोड 54 का केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है 16 नंबर का। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? विच बॉन्ड विल ब्रेक व्हेन फॉलोइंग कंपाउंड इज डिजोल्व इन वाटर। तो आप लोगों को ये कंपाउंड दिख रहा है और इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? ये कंपाउंड है हमारे पास फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड को जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो कैसे ब्रेक होता है? ये HCOO माइनस प्लस H प्लस, मतलब हमारे पास जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। और ये वाला कौन सा बॉन्ड है? D। तो हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा? D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन एंड कोबाल्ट आर N1, N2, N3, N4 रेस्पेक्टिवली, देन करेक्ट कोड। तो ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो सबसे ज़्यादा, कौन सा ऐसा एटम है जो सबसे ज़्यादा कंपाउंड बनाता है। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा कंपाउंड बनाने वाला एटम है कार्बन। तो ये कार्बन क्या है हमारे पास? N2। तो हम ऑप्शंस में चेक करेंगे कि N2 सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर ए देखें तो इसमें N1 है, तो ये हमारे लिए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखें तो इसमें भी N1 है, तो ये भी गलत हो गया। तो अब हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में भी N2 सबसे ज़्यादा है और ऑप्शन नंबर डी में भी N2 सबसे ज़्यादा है। तो ये हमारे लिए सोचने वाली बात है कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। उसके बाद जो कंपाउंड है वो है हाइड्रोजन, जो सबसे ज़्यादा कंपाउंड बनाता है। तो हाइड्रोजन कौन से नंबर का है? N1। तो अब आप चेक कर सकते हैं कि N2 के बाद कौन आ रहा है यहाँ पर? N1। और यहाँ N2 के बाद कौन आ रहा है? N4। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हेवीएस्ट न्यूक्लियाइड विच डज नॉट शो रेडियो एक्टिव नेचर। तो ये डायरेक्ट आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो वो कंपाउंड, वो एटम है हमारे पास लेड। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये हमारा मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है। इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, तो आप लोग क्वेश्चन देखिएगा। 1 किलोग्राम ऑफ एक्वस यूरिया सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज 0.2 is diluted to 5 किलोग्राम, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन डाइल्यूटेड सॉल्यूशन इज। तो देखो हमारे से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 किलोग्राम एक्वस सॉल्यूशन है जिसके अंदर यूरिया का मोल फ्रैक्शन कितना है? यूरिया का मोल फ्रैक्शन है हमारे पास 0.2। तो बच्चों अगर हम इसको डाइल्यूट भी करेंगे तो यूरिया के नंबर तो चेंज होंगे ही नहीं हमारे पास। ठीक, तो मोलर मास ऑफ यूरिया वो कितना होता है? 60 ग्राम पर मोल। तो अगर हमारे पास 1 मोल सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन कितनी चीजों से मिलकर बना होता है? 2। एक तो होता है सोल्यूट और एक होता है सोलवेंट। तो हमारे पास सोल्यूट कौन है? यूरिया। और सोलवेंट कौन है? वाटर। तो अगर इसका टोटल मोल 1 मोल हो जाएगा तो यूरिया का हमारे पास मोल है 0.2, तो वाटर के मोल कितने हो जाएंगे हमारे पास? 0.8 ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसके अंदर 12 ग्राम यूरिया है तो बताओ वाटर कितना हो जाएगा? 14.4 ग्राम। तो बताओ अगर 1000 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसके अंदर हमारे पास यूरिया कितना ग्राम हो जाएगा? हम इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो 454.4 ग्राम यूरिया हो जाएगा। तो 454 ग्राम यूरिया का अगर हम मोल निकालेंगे तो ग्राम में वैल्यू अपॉन मोलिकुलर वेट, तो ग्राम में वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास यूरिया की? 454.4। और मोलिकुलर वेट कितना होता है? 60। तो जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से यूरिया के मोल कितने आ जाएंगे हमारे पास? 7.54। अब हम जब इसको डाइल्यूट करेंगे तो यूरिया के मोल चेंज नहीं होंगे, तो मोल किसके चेंज होंगे? सिर्फ हमारे पास वाटर के। ठीक, तो देखो अब अगर हम इसको डाइल्यूट करेंगे तो कितने तक डाइल्यूट करके ले गए हम इसको? 5000 ग्राम तक। 5 किलोग्राम का मतलब क्या हो गया? 5000 ग्राम। तो यहाँ पर वाटर के ग्राम कितने हो गए हमारे पास? 4546 ग्राम। तो यहाँ से वाटर के अगर मोल निकालने हैं तो वाटर के ग्राम में वैल्यू और वाटर का मोलिकुलर वेट, तो यहाँ से वाटर के मोल कितने आ जाएंगे हमारे पास? 252.52 मोल। तो अगर हमारे को यहाँ से यूरिया का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो यूरिया के मोल तो चेंज होंगे ही नहीं। तो यूरिया के मोल कितने हमारे पास? 7.54। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? यूरिया के मोल अपॉन टोटल मोल। तो यहाँ से हम जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 0.0291। और 0.0291 हमारा आंसर है सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम।
चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे को, ये भी एक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निकल फॉर्म अ गैसियस कंपाउंड ऑफ फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला हमारे को दे रखा है ये, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इफ अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर मीथेन इफ्यूज 3.24 टाइम्स फास्टर देन कंपाउंड। तो हमारे से ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास दो गैसेस हैं, एक तो बन रही है किससे, निकल से, और एक गैस है हमारे पास मीथेन। तो जो मीथेन है वो निकल वाला जो कंपाउंड है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा फास्ट इफ्यूज हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास इफ्यूजन की रेट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट जो होती है वो मोलिकुलर वेट के एंटी प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, अंडर रूट के। तो अब हमारे को इसमें क्या दे रखा है, अगर हमारे को इन दोनों की रेट बराबर करनी है तो हमारे को क्या करना पड़ेगा कि मीथेन की रेट और जो निकल वाले कंपाउंड है उसकी रेट, तो अगर इनको बराबर करना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, 3.24 से, ठीक। तो यहाँ से आर मीथेन अपॉन आर निकल का जो कंपाउंड है ये मोलिकुलर वेट ऑफ अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ मीथेन और इसका अंडर रूट, ठीक। तो यहां से आर मीथेन की वैल्यू हम ये पुट कर देंगे, तो जब हम आर मीथेन की वैल्यू ये पुट करेंगे तो यहां से हमारे पास आर निकल से आर निकल कट जाएगा, तो यहां पर हमारे पास क्या बचेगा ये, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, तो इस सॉल्यूशन का अगला पार्ट ये है। तो हमारे पास यहाँ पर हमारे को मोलिकुलर वेट इसका निकालना है और मीथेन का मोलिकुलर वेट कितना होता है 16। तो अंडर रूट हटाने के लिए हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे स्क्वायर करके तो और इस 16 को उधर ले जाके जब हम सोल्व करेंगे तो मोलिकुलर वेट ऑफ निकल और निकल का जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जो कंपाउंड बना है इसका मोलिकुलर वेट कितना आ जाएगा 167.9616। तो अब मोलिकुलर वेट क्या होता है, इसमें निकल है और कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो निकल का वेट मोलिकुलर वेट और x कार्बन मोनोऑक्साइड का वेट, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक। तो जब हम इसको इधर लेके आएंगे 58 को तो ये माइनस का हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे 28 का डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3.9272। तो इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है जिसको हमने थोड़ा सा फास्ट कर लिया है, तो ये ऑप्शन दे रखा है हमारे को डी, नहीं ए, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, इनर्ट पार्टिकल डिस्टेंस बिटवीन लिथियम एंड हाइड्रोजन इन लिथियम हाइड्राइड इज 1.596 एंगस्ट्रॉम, ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट ऑफ लिथियम हाइड्राइड इज 1.96 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू मीटर, द परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इन लिथियम हाइड्राइड। तो हमसे लिथियम हाइड्राइड का परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर पूछा गया है। तो बच्चों पहले तो ये बताइए डाइपोल मोमेंट म्यू वो क्या होता है, वो होता है Q इंटू डी, ठीक। जहां पर Q क्या है चार्ज और D क्या है डिस्टेंस, तो दोनों पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस वो हमारे को दे रखी है Q। अगर हम इन दोनों पार्टिकल को लिथियम हाइड्राइड को अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये कैसे ब्रेक होंगे, मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है, तो मतलब हम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन का लेंगे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। और परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का हमारे पास फॉर्मूला होता है ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट अपॉन थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट इनटू 100, ठीक। तो ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट हमारे को दे रखा है, थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू इनके बीच की डिस्टेंस, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर जो हमारे पास आएगा वो आएगा 2.556792 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू मीटर। तो ये जो हमारे पास आया है, ये जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट आया है ये है थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट। तो हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ये तो है हमारे पास ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट, ये है हमारे पास थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 76.8%, जो कि हमारा आंसर है सी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 22, ये भी हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें भी हमारे पास कैलकुलेशन बहुत अच्छी होगी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इन अ मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट
if it's 2 gram required 2 gram H2SO4 for complete neutralization। तो बताओ हमसे पूछा क्या है कि भाई H2SO4 के 2 ग्राम को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करने के लिए मैग्नीशियम कार्बोनेट के कितने ग्राम की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखो अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन H2SO4 के साथ कराते हैं, ठीक है, तो ये CaSO4 बनाता है, H2O बनाता है और CO2 बनाता है। तो हमने मान लिया कि कैल्शियम कार्बोनेट की वेट कितना है, x ग्राम। तो अगर इसका वेट x ग्राम है तो इसके मोल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x, तो इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है 100, तो ग्राम में वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, तो ये कितना हो जाएगा x अपॉन 100। उसी तरीके से मैग्नीशियम कार्बोनेट की रिएक्शन जब हम H2SO4 के साथ कराएंगे तो न्यूट्रलाइजेशन कराने के लिए ये हमारे पास हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर हमारे को 2 ग्राम दे रखा है तो 2 ग्राम में से कितना काम आएगा, 2 माइनस x ग्राम। तो अगर हमारे को मैग्नीशियम कार्बोनेट के मोल निकालने हैं तो वो क्या हो जाएगा, 2 माइनस x अपॉन मैग्नीशियम कार्बोनेट का मोलिकुलर वेट, ये हो जाएगा। तो ये दोनों मिलकर जब इसको न्यूट्रलाइज करते हैं तो H2SO4 के मोल कितने आ जाएंगे, इतने। तो ये है कैल्शियम कार्बोनेट के मोल, ये है मैग्नीशियम कार्बोनेट के मोल और ये है हमारे पास H2SO4 के मोल। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी, जब हम इसको पूरा का पूरा सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.22 ग्राम। तो हमारे को जब इसका परसेंटेज निकालना है तो 0.22 अपॉन 2 इंटू 100, तो हमारे पास इसका परसेंटेज कंपोजिशन कितना आ जाएगा, 11%। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन है बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द कार्बन एटम इन टोलुइन मॉलिक्यूल। तो क्या आप टोलुइन को जानते हैं, टोलुइन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है C6H5CH3। अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिखाऊं तो ये होता है टोलुइन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक, तो इसमें हम कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट वो मान लेते हैं x और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +1। तो हमारे पास कार्बन कितने हैं, 7, तो 7x, और कार्बन कितने हो जाएंगे, 5 और 3 8, तो +8। तो ये किसकी, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी -8/7। तो ये जो x की वैल्यू आई है ये आया है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वन कार्बन एटम ऑफ टोलुइन। हमारे को इन ऑक्सीडेशन नंबर का सम करना है। तो अगर हमारे को सम निकालना है तो इस -8/7 को हमारे को 7 टाइम ऐड करना पड़ेगा। तो उसकी जगह हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -8। ठीक है, तो -8 ऑप्शन दे रखा है हमारे को डी में। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का क्वेश्चन है। तो देखो हमारे से क्या पूछा गया है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन दिस कंपाउंड। तो इस कंपाउंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं O2 प्लस PtF6, ठीक है, माइनस। ठीक, तो ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है। तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन एक केटायन है जिसका नाम है डाई ऑक्सीनिल केटायन, और ये जो कॉम्प्लेक्स हमारा नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है इसका नाम है हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है। तो यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन जो है O2 प्लस की फॉर्म में है। तो O2 प्लस की फॉर्म में है तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हम कितना मान लें, x। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो इसके ऊपर चार्ज कितना है, +1। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, +1 के। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +12। तो जो कि हमारे को दे रखा है सी ऑप्शन में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। देखिए इसमें हमसे क्या कह रखा है कि व्हेन अटैक्ड बाय, अब यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पर हमारे को दे रखा है ब्रोमीन रेडिकल। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में ब्रोमीन रेडिकल है, विच हाइड्रोजन एटम विल बी रिप्लेस्ड मोस्ट रेडिकली।
तो बच्चों ये जो कंपाउंड आपको दे रखा है ये कंपाउंड की बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। अगर आप इस कंपाउंड को बनाओगे तो ये कैसे बनेगा, ऐसे CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब आपको इसमें बहुत सारे हाइड्रोजन में E, D, C, B और A लगा के दे रखा है। तो अगर मैं इस कंपाउंड को ओपन करके बनाऊं तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो है He, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो है HD, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो है HC और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो है HB डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है HA। तो बच्चों ये एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में वो वाला हाइड्रोजन रेडिली रिमूव होता है जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास वाले कार्बन से जुड़ा हुआ हो। तो हमारे पास इस डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन पर ये वाला हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो अगर हम इस वाले हाइड्रोजन को भी रेडिली रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि ये तो खैर डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसके पास में कोई कार्बन ही नहीं है। तो इस वाले कार्बन वाला अगर हाइड्रोजन हम रिमूव करते हैं तो यहाँ पर अगर ये रिमूव होगा तो ये फ्री रेडिकल की फॉर्म में रिमूव होगा। फ्री रेडिकल की फॉर्म में अगर रिमूव होगा तो ये वाला कार्बन एक फ्री रेडिकल बनाएगा और फ्री रेडिकल जो बनेगा वो ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबल भी होगा। और वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे होगी देखिएगा, यहाँ तो यहाँ से ये जो पाई बॉन्ड है इस पाई बॉन्ड के अंदर रेजोनेंस होगा तो ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक, तो वापस से इस वाले कार्बन पर तो वापस से यहाँ पर रेजोनेंस होगा। तो ड्यू टू रेजोनेंस अगर ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होता है तो ये कंपाउंड स्टेबल होता है, इसलिए हमारा कौन सा हाइड्रोजन रिमूव होगा, HC। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है C।